हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वेब पर। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा के बारे में। आज हम लोग देखेंगे इसके कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो आपके होने वाले एग्जाम यूपीएससी ईपीएफओ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये सामाजिक सुरक्षा का सोशल सिक्योरिटी का पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 तो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जो पहला पार्ट हुआ था और पहला दूसरा पार्ट हुआ था, इसमें उन्होंने पहले पार्ट में 30 क्वेश्चन और दूसरे में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन किए थे। आज भी हम लोग 35 क्वेश्चन करेंगे और टोटल आपके 100 टॉप एमसीक्यूज और आपके डिस्कस हम लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी साथी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं ये मात्र 449 में बैच, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपकी तैयारी को एक बूस्टर प्रदान करेगा। यदि आप हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं और यदि आपको जैसे आपके जो सब्जेक्ट हैं, जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, लेबर लॉ हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, इसके अलावा अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ये सब आप हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 449 रुपये देकर आप ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। इस बैच में हम आपको टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन कराने वाले हैं। हम आपको हिंदी में सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, हिंदी में आपका अंडरस्टैंडिंग कराएंगे। जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो भी आपकी हिंदी में होगी। पीवाई की सोल्यूशन कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट कराए जाएंगे आपको और टॉपिक वाइज क्विज भी कराए जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, वो भी आपके हिंदी में उपलब्ध होंगे। इसके अलावा आप देखो, ये जो बैच आपका है 15 अगस्त से शुरू भी हो चुका है, तो ज़्यादा क्लास अभी ज़्यादा हुई नहीं है। तो यदि आप अभी बैच परचेस कर सकते हो और आपने जो क्लास हो चुकी है उसको आप कवर कर सकते हो, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप इसमें न्यू 10 कूपन कोड इस्तेमाल करते हो तो आप क्या है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये बैच आपको 404 रुपये में मात्र मिल जाएगा। बैच से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ये नंबर दिए गए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अपने बैच के, ये आप कह सकते हैं अपने क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो क्लास शुरुआत करने से पहले आप देखो, आप पहला क्वेश्चन देखो, हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सामाजिक सुरक्षा का। देखो, तो सामाजिक सुरक्षा 2020, ये आपकी सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 जो आई थी, इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है, यह संहिता कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 को समाहित करती है। तो क्या ये कथन सही है? तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। जो आपकी समाज सुरक्षा संहिता आई थी, इसमें ही ऐसे आपके टोटल कितने 9 नियम थे वो जोड़े गए थे। कितने? टोटल 9 नियम जोड़े गए थे। ऐसे ही आपके जो आपके जैसे आपका मातृत्व अधिनियम हो गया, भविष्य निधि अधिनियम, ग्रेच्युटी का जो आपका नियम है वो आपका आ गया, इसी में आ गया था। और ठीक है, और जब ये जहाँ पे समाज सुरक्षा संहिता आपकी लगती है, ये नियम लगता है, वहाँ पर ये आपके नियम नहीं लगते हैं, क्योंकि ये नियम अलग अलग, ये जैसे मातृत्व सुरक्षा की बात करोगे, केवल मातृत्व सुरक्षा की बात करेगा भविष्य निधि अधिनियम, यहाँ पे आप कह सकते हो ग्रेच्युटी की बात नहीं करेगा। लेकिन जहाँ आपका सुरक्षा अधिनियम, आपका समाज सुरक्षा अधिनियम लगता है, वहाँ पर ये सारे आपके एक साथ लग जाते हैं। अगला देखिए, इसमें पहली बार गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर की अवधारणा को परिभाषित किया गया। 1952 का जो संहिता थी उसमें ये गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन इसमें परिभाषित किया गया था। बिल्कुल ये ठीक है। यह संहिता सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों पर लागू होती है। तो ये भी आपका ठीक है, ये सभी प्रकार के संगठित हो चाहे असंगठित क्षेत्र हो। इसके अलावा स्वनियोजित, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, इन सब पर भी ये लागू होती है। तो सही आंसर क्या होगा? क्योंकि तीनों ही ऑप्शन आपके ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी का सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 ये तीनों ही ऑप्शन आपके ठीक है। सही आंसर क्या होगा? डी का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में सामाजिक सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा है। देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में समाहित कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है। अटल पेंशन योजना को संबंध में पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण या फ्रेडा के द्वारा ये नियोजित किया जाता है। बिल्कुल ये ठीक है। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ये प्रशासक एक त्रिपक्षीय निकाय है, ये भी आपका ठीक है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस के तहत नियोक्ता का पूरा 12% अंशदान कर्मचारी पेंशन खाते में जमा होता है। कर्मचारी के पेंशन खाते में जमा होता है, तो ये आपका यहीं पे गलत हो जाएगा। ये आपका गलत है। किस प्रकार से गलत है? तो जो कर्मचारी भविष्य निधि होती है,
इसमें नियोक्ता का जो 12% होता है, उस 12% में आपका कितना 8.33 कितना 8.33% होता है, ये कहाँ को जाता है, तो ये आपका ईपीएस में जाता है, ये आपका कर्मचारी पेंशन योजना की तरफ जाता है। और 3.67 कितना 3.67% जो होता है वो आप कहाँ जाता है, तो ये आपका कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है। किसमें जाता है, कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है। किसमें, कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है। तो आप इसे कह सकते हो कि जो आपका 12% है, ये 12% पूरा नहीं जाता, कितना जाता है 8.33% है, ये आपका जाता है। ठीक है, जब वहीं हम लोग बात करें कर्मचारी के बारे में, तो कर्मचारी का जो पूरा 12% होता है वो आपका ईपीएफ में जाता है। ठीक है, तो इससे आप, तो क्या होगा, ये आपका डी ऑप्शन है, ये गलत जाएगा। 12% पूरा नहीं जाता, 8.33 आपको ये जाता है ईपीएस में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन कौन सा देखें, अगला ऑप्शन देखते हैं। ये एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें क्या होता है, जो प्रधानमंत्री मानधन योजना, इसमें क्या करना पड़ता है, जो पहले होंगे आपको कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे, तो एक टाइम के बाद आपकी पेंशन हो जाएगी। 60 वर्ष के बाद जब हो जाते हो तो आपकी पेंशन हो जाती है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ अंशदान देना पड़ेगा। ये स्वैच्छिक आपका मन हो तो करिए, मन नहीं है तो कोई बात नहीं। ये योजना केवल उन असंगठित श्रमिकों के लिए जिनका मासिक आय 15,000 या उससे कम है, बिल्कुल ये बात ठीक है। जिनकी जिनकी आय है वो 15,000 से कम है, उनके लिए लागू होता है। यदि कोई ग्राहक 60 वर्ष की आयु से पहले योजना छोड़ देता है तो उसको संचित राशि का और ब्याज का भुगतान दिया जाता है, बिल्कुल ये बात ठीक है, उनको ये दिया जाता है। तो 1 2 3 तीनों ही आपके ऑप्शन सही है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार ग्रेजुटी की गणना संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार करिए, कौन सा कथन आपका सही है। तो ग्रेजुटी की गणना प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के 15 दिनों के वेतन के आधार पर की जाती है, बिल्कुल ये बात ठीक है, 15 दिनों के आधार पर की जाती है। कमीशन को वेतन का हिस्सा माना जाता है यदि यह कर्मचारी की बिक्री या आउटपुट के प्रतिशत पर भुगतान किया गया। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होता है, जो कमीशन होता है, कमीशन आपके वेतन में काउंट नहीं होता है। वेतन में यदि कोई काउंट होता है तो आपका जो बेसिक पे है, जो आपका बेसिक पे है, जो आप कह सकते हो जो मूल वेतन होता है, इसके अलावा आपका जो महंगाई भत्ता होता है, बेसिक पे और आपका महंगाई भत्ता, इस प्रकार के आपके काउंट होते हैं, कमीशन कोई काउंट नहीं होता। तो आपका दो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, ग्रेजुटी का भुगतान एक कर्मचारी को 5 साल की लगातार सेवा के बाद किया जा सकता है, ये भी आपका ठीक है। तो 1 और 3 आपका ठीक है, ए इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है, बी आपका ऑप्शन गलत, इसमें जो बी कथन है वो आपका गलत है। आगे देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के तहत कर्मचारी की परिभाषा में कौन शामिल नहीं था। देखिए 1952 के तहत जो था आपका, तो जो गीग वर्कर हैं और प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, इनको परिभाषित नहीं किया गया था। इस प्रकार से इनको परिभाषित नहीं किया गया था, तो इनको ईपीएफओ से बाहर भी आपका रखा गया था। जिसका कारण क्या है, ईपीएफओ से ये बाहर भी रखे गए थे। लेकिन जब आपका 2020 की जो समाज सुरक्षा संहिता आती है, उसमें ये अंदर कर लिए गए थे, उनको परिभाषा में लिया गया। जो कर्मचारी हैं कौन से, गिग वर्कर हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, इनको ये परिभाषा में लिया गया था, 2020 की परिभाषा में लिया गया है। लेकिन 1952 की यहाँ बात हो रही है, तो 1952 में इनको नहीं लिया गया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा लाभ एक अस्थायी विकलांगता के मामले में प्रदान किया जाता है। यहाँ पे अस्थायी विकलांगता की बात की जा रही है। पूरी मजदूरी का भुगतान होता है, बिल्कुल नहीं होता है, पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं होता है। इसमें केवल 90% कितना 90% दर से लाभ मिलता है। तो आपका दो ऑप्शन आपका ठीक है। मृत्यु की स्थिति में अस्तित्व को लाभ, यहाँ पे अस्थायी विकलांगता की बात हो रही है, तो मृत्यु की तो बात होनी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये भी आपका गलत हो जाएगा। चिकित्सा देखभाल लाभ, तो बिल्कुल अगर इनको जिनको अस्थायी विकलांगता होती है उनकी चिकित्सा की देखभाल की जाती है। तो 2 और 4 ऑप्शन आपका ठीक होगा, 20 का ठीक हो जाएगा, 2 और 4 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करिए, कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, बिल्कुल ठीक बात है। योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। और अधिकतम कितनी है, तो अधिकतम आपकी मानी गई है, तो अधिकतम आपकी 40 वर्ष, कितनी 40 वर्ष मानी गई है कि 40 वर्ष तक आप जो आप क्या कर सकते हो, तो योगदान कर सकते हो। ग्राहकों को केवल 60 वर्ष की आयु तक योगदान देना होता है, तो ये कैसा ऑप्शन है, तो ये भी आपका ठीक है। 60 वर्ष तक आपको देना होगा, 60 वर्ष के बाद आपकी क्या पेंशन हो जाएगी। अगला देखिए, यह योजना केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है, तो यही आपका गलत होगा। ये केवल असंगठित क्षेत्र है,
ये उन सभी नागरिकों के लिए खुली है जो अन्य किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं है, उनके लिए ये खुली हुई है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? एक और 30 सही होंगे, तो ये आपका बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। साथियों, जो वर्तमान में क्लास चल रही है इसके लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे इसको मैसेज कर सकते हैं। दोनों ही नंबर आप मेरे, या तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए या टेलीग्राम पे आप यूट्यूब आप कह सकते हो यूट्यूब क्लास पीडीएफ, इसको आप टाइप कर दीजिएगा, इसकी आपको पीडीएफ प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये पीडीएफ आपकी बिल्कुल फ्री में रहने वाली है, तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत केंद्रीय न्यासी बोर्ड, या आप कह सकते हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है श्रम और रोजगार मंत्रालय के कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं यदि हम लोग बात करेंगे इसके उपाध्यक्ष के बारे में, अध्यक्ष तो पता चल गया, उपाध्यक्ष कौन होता है? तो उपाध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो जो श्रम रोजगार मंत्रालय है इनके जो सचिव हैं, कौन है? श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव, इनके जो सचिव जी होंगे वही इसके क्या होंगे? उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मातृत्व लाभ जो आपका संशोधित अधिनियम जो 2017 वाला है उससे आगे पूछा गया है, मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार निम्न से कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, सवैतनिक मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई। सवैतनिक मतलब वेतन के सहित जो मातृत्व अवकाश है, पहले कितना था? 12 सप्ताह था, अब ये 26 सप्ताह कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल आपका ठीक है, ये आपका ठीक है। इसका देखिए, यह प्रावधान केवल उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। ये आपका थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्यों? ये आपका नियोक्ता पे डिपेंड करता है। 10 से कम भी कर्मचारी यदि महिला कर्मचारी है तो यदि नियोक्ता चाहे तो ये उस पर लागू हो सकता है, तो ये भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। यह अधिनियम केवल पहली 2 जीवित बच्चों के लिए मातृत्व लाभ प्रदान करना होता है। बिल्कुल ये बात ठीक है। जो पहले यदि कोई महिला है जो इसके जो पहले 2 बच्चे हैं उसको 26 सप्ताह के लिए मिलेगा। यदि वो तीसरा बच्चा करती है, यदि तीसरा बच्चा होता है तब कितना मिलेगा? तब उसे 12 सप्ताह का अवकाश मिलता है। कितना? 12 सप्ताह का अवकाश मिलता है। तो ये चीज़ आपको रखनी है कि पहले 2 बच्चों के लिए उसे 26 सप्ताह का अवकाश मिलेगा, और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो दूसरा सप्ताह होगा, तीसरा बच्चा होगा उसको 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। तो 1 और 3 आपका सही हो गए, सी इसका आंसर सही हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करिए। यह योजना केवल शारीरिक सहायता और जीवन यापन करने वाले सहायक उपकरणों को प्रदान करती है। देखिए, जीवन यापन आप कह सकते हो, इसमें आपका व्हील चेयर दी जाती है, जिनको कान से ठीक से सुनाई नहीं देता है उनको ये कान की मशीन दी जाती है, जिनको आँख से सही से दिखाई नहीं देता है तो उनको क्या दिया जाता है? उनको चश्मे वगैरह दिए जाते हैं। तो यह आप कह सकते हैं जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है वो इसको शारीरिक सहायता दी जाती है। देखिए, यह केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ये आपका गलत होगा। 60 वर्ष के नागरिकों के लिए होता है, लेकिन सभी नागरिकों के लिए नहीं होता है। केवल क्या होता है? बीपीएल, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं और प्लस वो 60 वर्ष प्लस हो गए, उनको यह योजना दी जाती है। अगला देखिए, यह योजना केवल गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल के वरिष्ठ नागरिकों को दी जाती है, ये आपका गलत है। केवल इसका बीपीएल कार्ड धारक, जो बीपीएल कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, बीपीएल कार्ड धारक है, उनको ये दी जाती है। इसलिए केवल एक इसका सही आंसर होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन आपका गलत है ये आपको बताना है। देखिए, पहला देखिए ऑप्शन क्या है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभ कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन पर आधारित होती है। अंतिम आहरित वेतन यानी जो लास्ट का महीना होगा उस पर आधारित होगी, तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो पेंशन होता है, जो पेंशन होती है वो अंतिम 60 महीने जो होते हैं, अंतिम 60 महीने जो होते हैं, जो आपने कर्मचारी है काम कर रहा है, तो अंतिम 60 महीने के जो औसत वेतन होता है उसका औसत निकाला जाता है। औसत वेतन के आधार पर ये दिया जाता है। ठीक है, औसत वेतन के आधार पर ये दिया जाता है। मतलब जो पिछले जो 60 महीने हैं, यानी पिछले 12 पंचे 60, जब पिछले 5 साल जो उसने काम किया है उसके आधार पर उसका पेंशन डिसाइड की जाती है। इसके बाद देखिए, आयुष्मान भारत योजना एक पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, ये भी आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि केवल केंद्र सरकार नहीं, इसमें आपका स्टेट भी आता है, राज्य भी आता है और आपका सेंटर भी आपका आता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना को सामाजिक न्याय
और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। तो ये आपका ठीक हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा केवल आपका, देखिए गलत कौन सा होगा, तो गलत पूछा गया ना, तो सही 3 आपका सही है, तो 1 2 आपके सही आंसर हो जाएंगे। केवल 1 और 2 जो है आपके गलत हैं। ठीक है, सी का सही आंसर होगा, 1 और 2 इसके गलत हैं। आगे देखते हैं क्या है। ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार ग्रेजुटी की अधिकतम राशि क्या है? ये मैं आपको पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। ग्रेजुटी की अधिकतम राशि क्या होती है? 20 लाख इसकी अधिकतम राशि होती है, 20 लाख अधिकतम इसकी राशि होती है। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो इसके बारे में पूछा गया, यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना का नियामक निकाय है। तो ये आपका ठीक है, जो ये आपका ठीक है। जो आपके पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण है, ये आपका राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना को निकाय कर, ये आप कह सकते हो, इसको फंड प्रोवाइड करता है। इसके फंड का प्रबंधन करता है। जो पैसा इनको पास आएगा, जो अटल पेंशन में जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा? तो ये पेंशन निधि नियामक प्रणाली और विकास प्राधिकरण के हिसाब से आएगा। ये जब पास करेंगे तब ये पास होगा। अगला देखिए, यह गैर संवैधानिक निकाय है जो भारत में पेंशन क्षेत्र को विनियमित करता है। ये देखिए, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? ये क्या है? गैर संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, ये गैर संवैधानिक निकाय नहीं है, ये आपका संवैधानिक निकाय है। ठीक है, गैर संविधि या हो, ठीक है, ये कैसा है? संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, ये वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तो ये भी आपका ठीक होगा। ठीक है, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। तो 1 और सी, 1 और 3 ये आपके ठीक होंगे। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये निकाय था, ये कब आया था आपका? जो पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, तो ये आपका आया था, कब आया था? तो ये आपका 2013 में आया था। कब आया था? 2013, 2013 में ये स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखिए क्या हमारा है। निम्न में से कौन सा कथन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में सही है? तो कौन कौन से कथन सही है ये आपको बताने हैं। देखिए, यह प्रति परिवार 5 लाख का कवर प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही। प्रति वर्ष क्या है, आपको प्रति जो परिवार होगा 5 लाख तक का, जगह वो उसमें बीमार पड़ते हैं तो सरकार 5 लाख तक की क्या है, वहन करेगी। इसके अलावा देखिए, यह योजना अस्पताल के भर्ती होने से पहले और बाद में खर्चों को कवर करती है। बिल्कुल ये भी बात ठीक है। भर्ती होने कितने पहले? भर्ती होने से पहले, यानी भर्ती होने के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, और बाद में कितने? तो जब आपकी छुट्टी हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, जो छुट्टी के 15 दिन तक, 15 दिन तक क्या करेगी सरकार? जो होगी आपकी देखभाल करेगी, आपके खर्चों की देखभाल करेगी। तो ये दूसरा भी आपका ठीक होगा। ये योजना केवल सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलती है। ये आपका गलत हो जाएगा। सरकारी नहीं किया, सरकारी और प्राइवेट। ठीक है, जो आपके निजी अस्पताल है या आपके सरकारी अस्पताल है, दोनों में ये सुविधा मिलती है। तो 1 और 2 आपके ठीक होंगे, इसलिए बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के तहत निम्न में से कौन सा संगठन कर्मचारी अंशदान से छूट प्राप्त कर सकता है? उसको जिसको छूट मिलती है, तो वो मिलती है किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि वाले प्रतिष्ठान को ये छूट मिलती है। सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सी। आगे देखते हैं। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत एक महिला को गोद लेने पर कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है? यहाँ पे देखिए, गोद लेने की बात की गई है। कोई महिला जो खुद बच्चा पैदा नहीं कर रही है, वो बच्चे को गोद ले रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तब क्या उसको छुट्टी कितनी मिलती है? तो उसे 12 सप्ताह की छुट्टी मिल जाती है। कितनी? 12 सप्ताह की छुट्टी दी जाती है। और ऐसा कब होता है? जब महिला का 3 माह से कम उम्र के बच्चे को गोद ले रही है, तो उसे 12 सप्ताह की छुट्टी दी जाती है। कितने? यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है आपकी? कंडीशन क्या है? तो कंडीशन आपकी है, यदि महिला 3 माह से कम बच्चे को गोद लेती है। ठीक है, 3 सप्ताह से कम बच्चे को यदि 3 माह गोद लेती है, तो ये प्रणाली या तो ये नियम लागू होता है, 12 सप्ताह वाला। सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए नहीं है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए नहीं है।
तो ये आपकी है, वो आपकी है कर्मचारी राज्य बीमा योजना। कर्मचारी राज्य बीमा योजना ये संगठित असंगठित क्षेत्र वाले श्रमिकों के लिए नहीं, इसके अलावा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये असंगठित क्षेत्र के लिए है। राज्य बीमा कर्मचारी राज्य बीमा योजना है, ये संगठित क्षेत्रों के लिए है, ठीक है। कैसा है, तो ये आपके संगठित क्षेत्र जो है, संगठित क्षेत्र। अब संगठित क्षेत्र क्या होता है, ऐसा क्षेत्र है आपका जिनकी जो मासिक आय है, जो मासिक आय है वो एक निश्चित सीमा से कम है। क्या है, मासिक आय निश्चित सीमा से कम है, तो उनको ये लाभ मिलेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। कथन देखिए, श्रम संहिता 2020 सभी उद्योगों प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सभी श्रमिकों पर लागू होता है, चाहे श्रमिकों की संख्या कुछ भी हो। तो ये बिल्कुल बात ठीक है, श्रमिकों की संख्या कुछ भी हो, ये आपका श्रम संहिता लागू होती है, एक आपका ऑप्शन ठीक होगा। आगे देखिए, यह संहिता 4 कोड को समाहित करती है, ये भी आपका ठीक है। 4 कोड कौन कौन से है, तो पहला आपका जो है मजदूरी पर संहिता, क्या है, मजदूरी पर संहिता। दूसरी आपकी है औद्योगिक संबंध संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता। तीसरी आपकी क्या है, तो व्यापारिक सुरक्षा या व्यावसायिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, कार्य स्थिति संहिता। और चौथी आपकी है वो है सामाजिक सुरक्षा संहिता। क्या है, सामाजिक सुरक्षा संहिता। तो ये 4 जो कोड हैं ये आपके बताए गए थे इसमें। तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर जो हमारा जाएगा वो सी हो जाएगा, 1 2 दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत एक कर्मचारी को पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए। तो उसको कितने वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए, तो इसको 10 वर्ष, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा उसकी पूरी होनी चाहिए, जिससे क्या है वो 58 वर्ष की कम से कम आयु प्राप्त कर ले। जब 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा तो उसको ये पेंशन दी जा सकती है। सही आंसर क्या होगा, 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है आपको बताना है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है, बिल्कुल ठीक है। इसमें कुछ किसान पेंशन पैसा देता है, कुछ सरकार पैसा देती है, इसके बाद ये बात आगे बढ़ती है, ठीक है। जब किसान 60 वर्ष का पूर्ण हो जाता है तब सरकार क्या करती है, उनको 3000 रुपये प्रति माह देती है। आगे देखिए, यह केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, ये भी आपकी ठीक है। जो आपके किसान छोटे हैं और सीमांत किसान हैं, जिनके पास जो भूमि है कितनी है, 2 हेक्टेयर तक है, जिनके पास भूमि कितनी है, 2 हेक्टेयर तक, 2 हेक्टेयर तक है, उनके लिए योजना होती है। यह योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का योगदान होता है, ये भी आपका ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का योगदान होता है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन आपके ठीक होंगे। आगे देखिए, कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना 1976 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए कथन कौन कौन से देख लेते हैं। तो यह कर्मचारी के निधन पर आश्रितों को एक मुफ्त लाभ प्रदान करता है, ये तो आपका ठीक नहीं है। यह अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा किया जाता है, तो ये आपका सही नहीं है, ठीक है। ये आपका, चलिए देखिए एक सेकंड, इसमें सही पूछा गया ना, तो ये तो देखिए, एक कर्मचारी के निधन पर आश्रितों को एक मुफ्त लाभ प्रदान करता है, बिल्कुल राज, ये तो ठीक है आपका, ठीक है, ये आपका ठीक है, ये लाभ प्रदान करता है। इसका अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा किया जाता है, कर्मचारी द्वारा नहीं किया जाता है, केवल नियोक्ता द्वारा किया जाता है, ठीक है, केवल नियोक्ता द्वारा, केवल नियोक्ता। आगे देखिए, इसमें प्रदान की जाने वाली अधिकतम राशि 7 लाख है, ये भी आपका ठीक है। जो आपका क्या है, अधिकतम कितनी, तो 7 लाख राशि प्रदान की जाती है इसमें। ऊपर क्या आपका, केवल नियोक्ता जो है ये इसमें राशि देते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका 1 3, ये आपके सही होंगे, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है भविष्य कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में। चलिए देखते हैं,
यह एक अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा है, सुरक्षा योजना है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, यह एक स्वैच्छिक योजना है, स्वैच्छिक नहीं है, यह अनिवार्य, ऊपर हम लोग पढ़ चुके इसलिए आपका 2 गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के लिए बचत को बढ़ावा देना है, तो ये भी आपका ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद आपको बचत को बढ़ावा देना है। ये देखिए अगला देखिए, यह 10 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, तो ये आपका गलत है, 10 से अधिक नहीं, जहाँ 20 से अधिक है, कितना 20 से अधिक है वहां पर ये लागू होता है। तो 1 और 3 होगा, 1 और 3 ये आपका सही हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन विचार करिए। चलिए देखते हैं, विचार करते हैं फिर। तो यह योजना किसानों के सूखा, बाढ़, अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल में हुए नुकसान में सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल ठीक बात है। यह प्रीमियम दरें सभी फसलों के लिए समान है, बिल्कुल बात ठीक है। यह योजना केवल उन किसानों के लिए पास है जिनकी हेक्टेयर जो 2 हेक्टेयर से भूमि कम है, नहीं ये सबके लिए होती है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, तो 1 और 2 आपके सही आंसर, 20 का सही आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, ये आपका ये सही पूछा गया ना, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है आपका। इसको दोबारा देख लेते हैं। देखिए पहला बात तो ये कि ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण सभी फसलों को सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल ठीक है। सभी प्रीमियम दरें सभी फसलों के समान होती है, सभी फसलों के समान नहीं होती है। इसमें रबी की फसल हो गया, या आपका जो खरीफ की फसल हो गया, या आपकी जायद की फसल हो गई, इन सब के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। और ये केवल उन किसानों के लिए लागू होती है जो 2 हेक्टेयर, ये सभी किसानों के लिए लागू होती है, ठीक है, सभी किसान इसमें अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 है, ये आपका गलत है, 1 और 3 आपके सही है, ठीक है, 1 और 3 आपके सही है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। भारत में सामाजिक सुरक्षा कानूनों में किस अधिनियम में पहली बार दिव्यांगों के लिए रोजगार में आरक्षण प्रदान किया गया था। दिव्यांगों के लिए आरक्षण, तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, सी का सही आंसर होगा। निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 जो आपका आया था, ठीक है, इसमें ये प्रदान किया गया था। और ये जो आपका अधिनियम है, इसको 2016 में इसको रिप्लेस कर दिया गया था, इसको दूसरे नाम पे दूसरा आया था, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लाया गया था, जिसमें आरक्षण, पहले इसमें आरक्षण कितना था, इसमें आपका 3% आरक्षण दिया जाता था, लेकिन आपका जो 2016 वाला आया था, इसमें आपको 4% का आरक्षण दिया जाने लगा इनको। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत एक कर्मचारी पेंशन को कब आहरित कर सकता है, कब आहरित कर सकता है। देखिए पहला देखिए, 50 वर्ष की आयु के बाद, जिसे यदि उसने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, तो बिल्कुल ये बात ठीक है। 58 वर्ष की आयु के बाद, बिल्कुल बात ये आपका ठीक हो जाएगा। अस्थायी विकलांगता की स्थिति में, अस्थायी विकलांगता की स्थिति में उसे पेंशन नहीं दी जा सकती है, केवल उसका वेतन कम होता है, जब वो ठीक हो जाएगा तो वो पुनः ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मृत्यु की स्थिति में क्या होगा, जो उसके, आप कह सकते हो जो उसका आश्रित होगा उसको ये पेंशन दी जाएगी, तो 4 भी आपका ठीक होगा। तो 1, 3, 4 ये आपके ठीक हो जाएंगे, 1, 2, 4 सॉरी, सही आंसर क्या होगा, सी का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से समाज सुरक्षा से जुड़ी हुई है। पहला ऑप्शन देखते हैं, ये गरीबों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि वे सरकारी योजनाओं को लाभ सीधे प्राप्त कर सकें, बिल्कुल ये आपका ठीक हो जाएगा। ये क्या है, खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना आई थी, इसमें खाता ही खोलने को बताया गया कि आप क्या करें, खाता खोलें, बैंक जाएं, अपना खाता खुलवाएं। आगे देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी के तहत निम्न में से कौन से योजना शामिल नहीं है, कौन सी योजना शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, तो इसमें जो पेंशन शामिल नहीं होता, ये आपकी वो होती है अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना ये शामिल नहीं होती। ये किस में शामिल होती है, तो ये आपकी होती है पीएफआरडीए में शामिल होती है, पीएफआरडीए में ये शामिल होती है। जबकि आपकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, ये सब आपकी इसमें, तो ये सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। लेकिन अटल पेंशन योजना है, ये आपके पीएफआरडीए के अंतर्गत आती है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत नियोक्ता की परिभाषा के बारे में पूछा गया है। नियोक्ता की परिभाषा क्या होती है। कोई भी व्यक्ति जो प्रतिष्ठान का प्रबंधन करता है वो नियोक्ता कहलाता है, बिल्कुल ठीक। कोई ठेकेदार या ठेकेदार का एजेंट, ये भी आपका कहलाता है। कोई भी व्यक्ति जो घरेलू कार्यकर्ता को नियोजित करता है, ये भी आपका नियोक्ता कहलाता है। तो डी का सही आंसर होगा, 1, 2, 3 तीनों ही आपका ऑप्शन ठीक है।
पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं और बैच को परचेस करना चाहते हैं, हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे बैच को परचेस कर सकते हैं। मात्र 449 में बैच है। कोड लगाएंगे न्यू 10 तो आपको 404 में ये बैच आपको मिल जाएगा। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 15 अगस्त से क्लास स्टार्ट भी हो चुकी है। यदि आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, तो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हो। बैच से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर है, इन पर आप संपर्क कर सकते हो, अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हो। आगे क्वेश्चन देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन आपका सही है, ये आपको बताना कौन सा कथन सही है। ईपीएफओ का गठन 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के तहत किया गया था, बिल्कुल बात ठीक है। ये केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए, बिल्कुल आपका ठीक है। इसमें अंशदान की दर कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए समान है, बिल्कुल बात ठीक है। तो 1 तो 3 आपके ठीक हो जाएंगे, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो इसको शुरू किया गया था आपका 11वीं जो पंचवर्षीय योजना आई थी, कब से कब तक, 2007 से लेकर 2012 तक जो पंचवर्षीय योजना रही थी, इसमें ये शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था गरीबी रेखा के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करना है, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। बाद में से क्या है, आयुष्मान जो भारत था, इसमें ये समाहित किया गया था। पहले क्या था, आपका स्वास्थ्य बीमा योजना अलग थी, लेकिन क्या है, जब आयुष्मान भारत आता है तो इसको इसमें समाहित कर लिया जाता है। सही आंसर क्या होगा, इसका सी का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रण का विस्तृत रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो इसका क्या होता है, परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर होता है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों को किस अधिनियम के तहत, ठीक है, अधिनियम पूरा ये अंतर्गत लाभ का प्रावधान है, तो ये आपका है जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 है, सॉरी ये आपका कौन सा अंतर्गत लाभ का प्रावधान है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका कौन सा है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका आयकर अधिनियम 1961 है, जिसमें धारा कौन सी, धारा आपकी है 80 डबल सी डी, ये आपकी धारा है, इसमें ये अंतर्गत यह लाभ दिया जाता है। आगे देखिए, वरिष्ठ पेंशन योजना संचालित किया जाता है, तो वरिष्ठ पेंशन जो बीमा योजना है, ये आपकी LIC द्वारा संचालित की जाती है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दिया जाता है, दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है, जीवन बीमा भी दिया जाता है और धन वापसी भी दी जाती है। डी इसका सही आंसर उपयुक्त तो सभी। और अब हम लोग देखेंगे आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत क्या दिया जाता है, इसके अंतर्गत क्या था। चलिए, तो इसको आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन देखिए, ESIC के बीमित व्यक्तियों को नौकरी छूटने पर रोजगार भत्ता दिया जाएगा, बिल्कुल बात सही है, ये रोजगार भत्ता दिया जाएगा। कर्मचारी को चिकित्सा बीमा दिया जाएगा, बिल्कुल बात ठीक है। इसका लाभ वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो कंपनी में 2 वर्ष से अधिक कार्य कर रहे हैं, तो ये भी आपका ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। चलिए मिलते हैं क्लास में, थैंक यू, जय हिंद। और पुनः मैं आपसे कहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके अलावा आप कोई भी अपडेट और चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको बेहतरीन अपडेट दिए जाते हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स हो गया, डेली टॉपिक्स हो गए, पॉलिटी के भी नोट्स कराए जा रहे हैं, पॉलिटी का रिवीजन कराया जा रहा है। तो यदि आपको रिवीजन करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। और इसके अलावा कोई क्वेरी करनी है, पैसे संबंधित कोई क्वेरी करनी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर है, इससे संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं और कोई भी समस्या है इसको कल के लिए कर सकते हो। इसके अलावा बैच को अगर ये आपको डाउनलोड करना है, बैच को परचेस करना है, तो आप हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको इसका बैच मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं क्लास में।